हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस पीसीएस 007। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 20th ऑफ अगस्त मतलब लास्ट संडे, और आज 27th ऑफ अगस्त मतलब 2 संडेज का डिस्कशन करने वाले हैं साइंस और टेक की एनालिसिस या न्यूज को लेकर के। और न्यूज़पेपर होगा द हिंदू। जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन कंपलसरी है, और जो पहले से आ रखे हैं सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ेंगे सबसे पहले ये देखते हुए कि एक्चुअली बर्ड्स आई व्यू में कि एक्चुअली हम कौन कौन सा सिलेबस कवर करते जा रहे हैं आईएएस के लिए। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चैनल चैनल हमेशा स्पेसिफिकली आईएएस बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन एसएससी और बैंक के वो बच्चे जो जिनको करंट अफेयर्स कवर करने का इंटरेस्ट है और करते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, तो उनके लिए भी साइंस और टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम ये देख लेते हैं फटाफट से। सिर्फ आईएएस के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जीएस 3 और जीएस 2 का वो कौन सा कंटेंट है जो हमें इस चैनल पे मिल जाता है और हमारी कवरेज होती रहेगी, जो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। सबसे पहले जीएस 3 का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है साइंस और टेक का डायरेक्टली एक टैग, एक बहुत बड़ा कॉलम रहता है जहां पर साइंस और टेक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों में ही। ठीक है। डार्क मैटर, हिग्स बोसोन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जीएम क्रॉप्स, जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी कई हद तक हम कवर कर लेते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि सोशल जस्टिस को अगर हम अवॉइड कर दें, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पॉलिटी वाले एरिया को अगर हम हटा दें, तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी साइंस और टेक से कनेक्शन या कनेक्ट होके चलते हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ई गवर्नेंस के वो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया जो हमारा यहाँ पर कवर होता है साइंस और टेक में। तो जीएस 1 और जीएस 3 और 1 2 के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमको इंटरकनेक्ट करके चलने हैं, जिनसे हमारा साइंस और टेक का टॉपिक कवर करेगा इस एनालिसिस के साथ। और साथ ही साथ जीएस 1 के भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, पहले मैंने बताया है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। पर डेडिकेटेडली अगर सिर्फ और सिर्फ एक पेपर चुना जाए तो जीएस 3 एक ऐसा पेपर है जिसका बड़ा सेक्शन साइंस और टेक में कवर होता है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू करेंगे 20 अगस्त यानी लास्ट संडे की न्यूज से, जो साइंस और टेक में छपा था। तो आज हम ये देख के चलेंगे वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके क्वेश्चंस बनाने में प्री और मेंस दोनों में हेल्पफुल रहते हैं, और वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हमको पढ़ने से हेल्प मिलती है, साइंस और टेक के लिए स्टडी करने में, नोट्स बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये पेज नंबर 6 की कंटिन्यूएशन की न्यूज है जो पेज नंबर 1 पे छपी थी, साइंस और टेक में नहीं छपी है, लेकिन आप इस न्यूज को देखिए। रैप्टर्स मेक पावर टावर्स देयर होम। ध्यान दीजिएगा, रैप्टर्स का मतलब क्या होता है, वो पक्षी जो बड़े रैप्टर्स होते हैं जो छोटे पक्षियों या छोटे जानवरों को खाते हैं, जो रैप्टर्स बोलते हैं, जिनमें ईगल्स आते हैं, और उससे ईगल्स उससे बड़े पक्षी आते हैं, उनको रैप्टर्स बोला जाता है। सो स्टडी फाइंड्स दैट व्हाइट बेलीड सी ईगल्स, ध्यान दीजिएगा, व्हाइट बेलीड सी ईगल्स मेक नेस्ट ऑन पावर लाइन टावर्स इन तमिलनाडु। Authors say this poses risk to the species and also points to the lack of suitable nesting sites near the sea. तो ये अपने आप में एक environment से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखिए एक स्पेशी का भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विच इज व्हाइट बेलीड सी ईगल्स। व्हाइट बेलीड सी ईगल्स कहाँ पाए जाते हैं? फिलहाल के लिए अगर आप देखें तमिलनाडु का सवाल, तमिलनाडु एरिया में और नियर द सी इलाकों में इनको देखा जाता है। और ये बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं, पावर टावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स होते हैं, टेलीकॉम के टावर्स होते हैं, उनमें अपना एक घर उन्होंने इसने बनाया हुआ है रैप्टर ने। और देखिए एक आई थिंक ये गिलहरी इसे पकड़ के ले जा रहा है। So a white-bellied sea eagle's nest on a power line tower at रामनाथपुरम in तमिलनाडु। तो ये अपने आप में एक मेंस का सवाल भी है, साथ ही साथ आपके प्री का सवाल भी है, जो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा भाई कि ये व्हाइट बेलीड सी ईगल तमिलनाडु के इलाके में मिलता है, मतलब उस कोस्टल एरिया में मिल सकता है। और यहाँ देखिए लिखा भी हुआ, द रैप्टर a diurnal monogamous bird of prey is categorized as being of least concern on the red list of IUCN। तो आप ध्यान दीजिएगा कि IUCN की लिस्ट को हम सब पढ़ते हैं मेंस प्री राइटिंग में, तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि ये थ्रेटेंड है, ये लीस्ट कंसर्न है, या एक्सटेंट है, वो कौन सी लेवल पे इसको स्टैंड करते हैं, तो वो भी हमको पता चल गया। और एक हमारा साइंस और टेक का क्वेश्चन भी तैयार हो गया प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। मेंस के लिए कैसे हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है जहां पर
रैप्टर्स हो या बर्ड्स हो, उनको अपने घोंसले अपने घर बनाने की जगह नहीं मिलती है, और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उनको इन इन जैसे पावर टावर्स में अपना घर बनाना पड़ता है, जो उनके लिए खतरा भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स को देखिए, सवाल ऐसे पूछे गए हैं, तो उस लिहाज से इसको आप नोट्स मेकिंग में तैयार कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल जो हमारे साइंस और टेक में छपा है, वार्मिंग इंड्यूस ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोवल इकोसिस्टम। सो वार्मिंग का मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, इंड्यूस कर रही है ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोवल इकोसिस्टम। सो ये छपा, ये किसी किसी ना किसी मैगजीन में छपा होता है, नेचर है या साइंस पत्रिका में छपता है, उसी के आर्टिकल्स यहाँ पे पेश किए। पहला आर्टिकल मोस्टली ऐसा ही होता है। So climate change caused by human activity under a high emission scenario may half the area covered by glaciers outside the Antarctic and Greenland ice sheets by the end of century. ऐसा नेचर में छपा है। ये स्टडी छपती रहती है। आप बोले मैम पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि आपको ये समझना है कि वो कौन कौन से एरिया, ग्लोबल एरियाज हैं, जोग्राफिकल एरियाज हैं, जो ग्लेशियर्स या से ढके हुए हैं, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि अंटार्कटिका का रीजन है, ग्रीनलैंड का रीजन है, जहां पे आइस शीट्स जो है वो एंड ऑफ सेंचुरी की तक क्या हो जाएंगी, आर कवर्ड बाय ग्लेशियर्स, कम हो जाएंगी, आधी रह जाएंगी। तो ये स्टडी है, हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, और इसके सोसाइटल कैस्केडिंग इफेक्ट भी हम पर होंगे। जब वहां के ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा, और जब पानी का लेवल ऊपर जाएगा तो आसपास के जितने भी कोस्टल इलाके हैं या द्वीप हैं या देश हैं, जिन कॉन्टिनेंट्स में वो उनके डूबने का डर है, ये तो स्टडी हम सब जानते हैं। तो उस लिहाज से आप इसको मेंस में पढ़ें, और ये देखते चले कि जोग्राफिकल एरियाज में वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे ग्लेशियर एरिया को, लॉस ऑफ ग्लेशियर एरिया का परसेंटेज ज्यादा है। जैसे ग्रीनलैंड एरिया हो गया आपका, ये बोल रहे हैं अंटार्कटिका हो गया। तो इस लिहाज से आप ज्योग्राफी के लेवल से इसको आप समझिए। साथ ही साथ मीन्स राइटिंग के लिए आप ये देखेंगे पहले क्या के ये सालों में ऐसा कोई सवाल आया है क्या, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा जो क्लाइमेट चेंज से हिट हुआ होगा, और उसी की कंटिन्यूएशन में रिसर्च होते रहते हैं और सवाल भी बनते रहते हैं। इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि इकोसिस्टम्स ओवर एन एरिया रेंजिंग फ्रॉम द साइज ऑफ नेपाल ऑफ दैट फिनलैंड के इलाके को भी बोल रहे हैं कि वहां का भी जो ग्लेशियर एरिया है उसको रिट्रीट करने की जरूरत है, या फिर नोवल इकोसिस्टम को चेंज में जो जो इंटरवेंशन है वो हो सकता है। उसके लिहाज से ये जो स्टडी है वो नेचर में छपी है। नेक्स्ट आर्टिकल है अ ट्रायल टू टेस्ट अ न्यू पाथ फॉर प्रिवेंटिंग एल्जाइमर्स। तो पहले समझने की बात ये है कि एक्चुअली एल्जाइमर क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है, जिनको नहीं पता, वो सब जब भी आप ऐसी कोई बीमारी के बारे में पढ़िए या आपके सामने आए, तो बिल्कुल आर्टिकल में कूदने से पहले ये समझ ले कि बीमारी है क्या। हो सकता है प्री में ऐसे ही पूछ लिया जाए, तो मैंने ऐसे गूगल पे सर्च मारा तो मुझे मिला, आप भी कर सकते हैं, कि अल्जाइमर्स डिजीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर that slowly destroys memory and thinking skills and eventually the ability to carry out the simplest task। ठीक है, तो डिसऑर्डर है जिससे आपकी मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, और आपका जो साधारण काम करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। Now, in most people with the disease, those with the late onset types of symptoms fear appear in their mid 60s। So mid 60s तक ये देखने को बीमारी मिलती है, लेकिन इससे ही कुछ मिलती जुलती बीमारी, उसका नाम है डिमेंशिया। डिमेंशिया भी ऐसी कोई बीमारी है, उसके सिम्टम क्या है? इज अ जनरल टर्म फॉर सिम्टम्स लाइक डिक्लाइन इन मेमोरी, रीजनिंग और अदर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्जाइमर जो है वो एक बड़ा डिसऑर्डर है, ज्यादा खतरनाक है, और 60s तक की एज में देखा जाता है एज पर द रिसर्च। और डिमेंशिया का कोई एज लेवल यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, पर फिर भी आपको ये डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि अल्जाइमर्स क्या है, डिमेंशिया क्या है, किन देशों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, इंडिया में इसका क्या एक्सपोजर है। इस लिहाज से आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, हो सकता है प्री में हिट कर जाए। मेल्स के लेवल पर जैसे ये स्टडी छपी है, वो कह रहे हैं अ ट्रायल टू टेस्ट अ न्यू पाथ फॉर प्रिवेंटिंग अल्जाइमर्स। मतलब 60+, अगर हम इस डेटा को माने, तो 60s में जो लोग हैं, इस वक्त 60s में जो लोग हैं या 60s अबव जो लोग हैं, उनके उनके ऊपर अल्जाइमर का खतरा ज्यादा है। तो उसको दूर करने के लिए हमें एक नए पाथ को डिजाइन करने की, समझने की आवश्यकता है, राइट। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडिया, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर वर्ल्ड।
क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप उन देशों को देखें जहां पर आबादी पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की बात करें, इसमें इंडिया आता है, चाइना आता है, आसपास के देश आते हैं। तो जब आपकी यंग पॉपुलेशन, अभी हमारा देश आज बहुत यंग है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो एक लेवल की बात, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम लोग करते हैं, तो एक समय के बाद यंग पॉपुलेशन ओल्ड होगी, राइट? तो ओल्ड जब होगी तो जब वो अपनी 60s में आएंगे, जापान में लोग 60s अबव है, ज्यादातर एज लोग हैं वहां पे, तो उनके पास अल्जाइमर का खतरा मंडराएगा, राइट? तो हमारे ऊपर एकदम से प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में, उसके लिए अभी से रिसर्च हो रहे हैं, लोग जो रिसर्चर्स हैं वो करते हैं, और जिन देशों में रिसर्च हो चुके हैं उनका हेल्प जो दूसरे देश हैं वो लेते हैं। तो कह रहे देयर इज नो प्रॉब्लम पोज्ड टू ब्रेन फंक्शनिंग एज लॉन्ग एज ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स आर बैलेंस्ड बाय एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स ग्लूथोइन. Studies done in India in Alzheimer's patients showed reduced level of glutathione and oxidative buildup. मतलब जिनकी जिनकी बॉडी में रिड्यूस लेवल ऑफ ग्लूकोथाइन एंड ऑक्सीडेटिव कम है या बिल्डअप हो चुका है, उनका जो जो लेवल है रिड्यूस लेवल पे बिल्डअप हो चुका है, उनके अंदर अल्जाइमर्स का इश्यू देखने को मिलता है। उसके बाद ये बॉक्स है जो लिमिटेड सक्सेस विद कन्वेंशनल अप्रोच, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। अब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, हम डॉक्टर्स की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, लेकिन जिनका डोमेन बायो है या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई डोमेन है, साइंस जहां डोमेन आ जाता है, वो उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, वो अपनी मेंस राइटिंग में उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो जिनका डोमेन ये नहीं है, जो नॉर्मल किसी कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके लिए गुड टू इन्फॉर्मेशन है कि अल्जाइमर्स क्या है, डिमेंशिया क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फिलहाल किन देशों में ज्यादा है, और इंडिया के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ शुगर, द वर्ल्ड ऑफ शुगर में बता रहे हैं कि शुगर का इम्पैक्ट, क्रिस्टल शुगर का इम्पैक्ट क्या है, साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज में इसका क्या इम्पैक्ट है, उसके अलावा गुड़ और शुगर में क्या चीज बेटर है, क्या परसेंटेज होना चाहिए, बिकॉज गुड़ का, अगर आप गुड़ का सेवन या फिर गुड़ का कंजम्पशन लिमिटेड लेवल पे करते हैं तो फिर उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बट टू मच ऑफ एनी फॉर्म ऑफ शुगर इज बैड फॉर हेल्थ। लेकिन किसी भी तरह की चीनी का अधिकतम प्रयोग, ज्यादा प्रयोग आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें स्टडी छपी ना, स्पीकिंग ऑफ साइंस में डी बाला सुब्रमण्यम ने इसको लिखा है, और ये आया है, दिस इज द टाइटल ऑफ रीसेंट बुक बाय डॉक्टर अल्बे बोस्मा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कवर्ड बाय नेचर, ब्रीफिंग ऑफ अगस्त 4 2023। तो इसमें उन्होंने इसको बताया है। उसके अलावा अगर आप आसपास एक्टिव रहते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि शुगर का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी खतरनाक है, तो इसके लिहाज से आर्टिकल आप पढ़ें, गुड टू इन्फॉर्मेशन है, प्री के लेवल पूछा जा सकता है। और ये भी पता होना चाहिए गुड़ को क्या कहते हैं, उसके कई नाम है, जैगरी, गुड़, खांडसारी, क्या क्या चीजें हमारे देश में, किस तरह के जो लघु उद्योग हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में गुड़ का क्या बिजनेस होता है, ये हमको पता होना चाहिए। और शुगर वर्सेस शुगर केन में एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या है, क्या हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या हेल्थ के लिए खराब है, ये भी पता होना चाहिए। अब आते हैं स्मॉल बॉक्सेस में जो लास्ट संडे छपे। वुल्फ रेड स्टार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटर। ऑब्जर्वेशन बताता है कि एन स्टेलर इवोल्यूशन मॉडल्स ऑफ अ हॉट हीलियम रिच वुल्फ रेड स्टार इंडिकेट दैट इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटर विद इट एक्सप्लोड्स एज ए सुपरनोवा। अब यहाँ पे पूरा आर्टिकल आप नहीं भी पढ़े तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरनोवा स्टार कौन से होते हैं, क्योंकि स्टार्स की भी एक एज होती है, एक टाइमलाइन होती है, एज टाइमलाइन होती है, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो सुपरनोवा स्टार्स क्या होते हैं, और मैग्नेटर किस तरह का स्टार होता है, न्यूट्रॉन स्टार है कि न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ लिखा भी हुआ है कि मैग्नेटर इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार। अब अगर आपको मैं ये एक लाइन प्री में पूछूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैग्नेटर क्या है। तो मैग्नेटर इज अ टाइप ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार विद इन पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसको मैग्नेटर कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा सुपरनोवा क्या है, ये आपके में प्री में पूछा गया है, और प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बैक्टीरियल रीशेपिंग स्पीड्स हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन, ऑयल ईटिंग, इसका बैक्टीरिया का जो स्मॉल जो साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया सर्वाइव्स बाय कंज्यूमिंग हाइड्रोकार्बन एज ए सोल कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। इसको आप बायोफिल्म फॉर्मेशन में भी इसको यूज किया जाता है। गुड टू नो फॉर प्री इज इंपॉर्टेंट, प्री के लिए आप ले सकते हैं सवाल को। उसके बाद फायर्स लिंक टू अ मेगाफोनल एक्सटेंशन इन लाब्रिया। तो जो मेगाफोनल एक्सटेंशन है, जो प्लिस्टोसीन एक्सटेंशन को हम रेफर करते हैं, जिसको मेगाफोनल कहते हैं, वहां वो किस इलाके में था, कहाँ था, कहाँ नहीं था, उसके लिहाज से एक स्टडी छपी है, उसमें लाब्रिया नाम का एक मेगाफोना को के डिसअपियरेंस की बात की गई है, लाब्रिया करके, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी इस तरह के टेढ़े टेढ़े वर्ड्स, ऊटपटांग वर्ड्स में यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसका आइडिया नहीं होता है, ठीक है? लेकिन लाब्रिया हमने पढ़ लिया, प्लेस्टोसीन मेगाफोनल एक्सटेंशन की बात की गई, तो उसको आप गो थ्रू एक बार कर सकते हैं, प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कभी कभी टेढ़े मेढ़े शब्द भी
डिस्टर्ब करते हैं, हमारे क्वेश्चन क्रिएट करके आ जाते हैं, तब वो दिक्कत होती है। अब आते हैं 27 ऑफ अगस्त 23 के आर्टिकल्स पर। पहला है मून लैंडिंग स्पॉट इज नाउ शिव शक्ति। तो शिव शक्ति जो एक जहाँ पे मून लैंडिंग स्पॉट के को जो नाम दिया गया वो है शिव शक्ति। तो इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। वैसे भी चंद्रयान 3 के वो काफी स्टडीज छपेंगी, किसी ना किसी मैगजीन को अगर आप रेफर करते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक पूरा छपेगा। किसी भी मैगजीन को आप रेफर करेंगे तो मिल जाएगा। पर फिर भी आज के पेपर में छपा है द पॉइंट वेयर चंद्रयान 2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट, जहाँ चंद्रयान 2 ने अपने फुटप्रिंट छोड़े थे, विल बी कॉल्ड तिरंगा। वो तिरंगा कहलाया जाएगा, सेज नरेंद्र मोदी। ही अनाउंसेस 23rd एज ए नेशनल स्पेस डे, और 23rd को नेशनल स्पेस डे उनमें उन्होंने इसको अनाउंस किया। उसके बाद चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ उस पॉइंट को बोला जाएगा शिव शक्ति। तो इसको भी आप अंडरलाइन करें नोट्स में। वन सेंटेंस वन लाइनर क्वेश्चंस में आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एड्रेसिंग साइंटिस्ट एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसको जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ये पूछे आते हैं। एसएससी बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, शिव शक्ति, इस तरह के हॉटस्पॉट क्वेश्चंस आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार का ये चैप्टर, इस बार का टॉपिक साइंस और टेक में इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रयान 3 पूरी एक नई स्टडी एडिटोरियल डिस्कशन हम नेक्स्ट विंडो पे करेंगे। तो अभी के लिए फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट आपके लिए। देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मे बी गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, अपने आप में एक सवाल है। तो कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मे बी गेटिंग, बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए गर्म हो रहे हैं। ठीक है। अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीव्स ऑन ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मे बी अप्रोचिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर थ्रेशोल्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू वर्क, सजेस्ट अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर। नेचर छपा है। नेचर और साइंस दो ऐसी पत्रिकाएं हैं जहां पे इस तरह की स्टडीज छपती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है, दो सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्टिकल को ना भी देखें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या होते हैं, मैंने आपको पहले का ज्योग्राफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, साइंस में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से जीव हैं, कौन से पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्री के लेवल से आप इसको तैयार कर सकते हैं। Now, missed childhood TB cases impaired achieving 2025 goal. टीबी के ऊपर काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं लास्ट कई संडे से, मैं कह रही हूँ। तो मेंस के लिए इसको आप लेकर के चले, जिनका प्री क्लियर हो जाए उसका मेंस की तैयारी करते चले, क्योंकि इस बार हो सकता है कि टीबी के ऊपर एक पूरा सवाल मेंस से पूछा जा सकता है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो जो मिस चाइल्डहुड टीबी केसेस हैं वो 2025 के गोल को हिट कर सकते हैं, मतलब शायद ना भी पूरा हो पाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि नियरली 0.34 मिलियन चिल्ड्रन जो 15 साल से कम के हैं भारत में, एस्टिमेटेड टू गेट टीबी डिजीज एवरी ईयर, उनको हर साल टीबी होती है। while children in this age group are estimated to contribute about 13% of the total TB casehold, only 6% are notified. तो 13% तो है, लेकिन नोटिफाई सिर्फ 6% होते हैं, मतलब 6%, 7% फिर भी मिसिंग है। तो इस लिहाज से ये देखने कि ये जो नंबर्स हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड है, जो हमारा टारगेट है 2025 का, उसको हिट करने से मिस कराने में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये स्टडी कहती है। अब पढ़ना इसमें क्या है कि टीबी क्या है और हमारे 2025 के क्या टारगेट्स हैं, क्या एम है, तो हमारा चेक पोस्ट क्या है, उसके लिहाज से हम अभी तक इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं और आगे उनका क्या स्टेप है। और पिछले संडेज के जो ये जो आर्टिकल है, ये पिछले संडे से कंटिन्यूएशन में छपा है। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अभी पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं साइंस और टेक को, उसको आप देखें, ताकि आपके मेंस राइटिंग के लिए एक रेफरेंस आपको मिल जाए, आप उसके लिहाज से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज फॉलोइंग कोविड-19। कोविड-19 के बाद वैसे भी काफी लोगों को टीबी हुआ, काफी लोगों को इन्फेक्शन हुआ, किसी किसी का डायबिटीज इमर्ज होकर आ गई। तो ये साइड इफेक्ट्स हुए कोविड-19 के बाद, जिनको हुआ और वो बच गए, और जिनको नहीं भी हुआ उनकी बॉडी में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। तो ये आर्टिकल कहता है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हुए हैं फॉलोइंग विद कोविड-19 पीपल। तो पीपल हु हैड कोविड-19 हैड ग्रेटर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, लंग डिजीज, फटीक एंड डायबिटीज फॉर अप टू 2 years। तो मतलब ये उन लोगों को देखने को मिला। इवन देन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इस स्टडी में ये है या नहीं है, कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद उनको ये बीमारियां बन के निकली, जो अपने आप में मिथ है। लेकिन फिर भी इस लिहाज से इस आर्टिकल को आप पढ़ें, और ये मेंस राइटिंग में एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्री की एडवांस वैक्सीनेशन, जिस किसी बीमारी का जो एडवांस वैक्सीनेशन होता है, जैसे कोविड है या कोई और बीमारी है, तो उससे क्या
लॉन्ग टर्म में हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उसके लिए हमारे देश में प्रिवेंटिवली क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बीइंग एज ए स्टडी एंड एज ए मेंस राइटिंग में क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है। उसके बाद बॉक्सेस में आते हैं कार्बन ऑफसेट्स फ्रॉम फॉरेस्ट कंजर्वेशन ओवर एस्टिमेट। कार्बन ऑफसेट का मतलब होता है जितना कार्बन हम लोग बना रहे हैं उसको बैलेंस करना, उसको ऑफसेट करना, बैलेंस करना। एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा आपको REDD+। ये प्री में पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये करता क्या है। उसका फुल फॉर्म है रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोग्राम है, have not reduced deforestation and those have that did had benefits essentially lower than have been claimed। So ये एक संस्था है, इसके बारे में इसकी वेबसाइट पे आप जा करके देखें। इस पे एक सवाल पहले पूछा गया कि REDD+, ये क्या है, इसका काम, किसका फुल फॉर्म में पूछा गया था, पर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसका काम क्या है, एक्चुअली रिड्यूस एमिशन को कम करना फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। Now, peak of flare jets within a coronal hole पावर सन सोलर विंड। तो सन सोलर विंड के ऊपर ये आर्टिकल छपा है जिसे पिक ऑफ फ्लेयर जेट्स कहते हैं, जो से कहना चाहिए कोरोनल होल या पावर जो विंड फ्लो होती है सन से, वो सोलर ऑर्बिटर के स्पेसक्राफ्ट ने इसको रिवील किया है। तो उसको क्या कहते हैं साइंस में छपा है। उसके अलावा जो कोरोनल एरिया होता है, साइंस जब अगर आप सन की स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में ही तो आपको मिलेगा कि उसकी भी एक लेयरिंग होती है, उस लेयर के बारे में प्री पूछा भी गया है। तो अगर इस आर्टिकल को आप ना भी पढ़े डिटेल में, लेकिन फिर भी सोलर विंड क्या होती है, सन स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो पढ़ना जरूरी है, पूछा जा सकता है। The new PRR enhances immunity of Phytophthora infestans। इसको भी छपा है, पेरू में रिवील हुई स्टडी। अ नोवेल पेरू हैज रिवील्ड पेरू जो नॉट प्लेस, एक स्टडी में रिवील हुआ है। अ नोवेल प्लांट है उसका नाम पेरू। एंड सरफेस पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म PRR, उसको आप गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है पैथोजन को मैं पहले बता चुकी हूँ क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट करता है। और ये कहते हैं a genetic screen of wild potatoes and other solanum species has revealed Peru a novel plant cell surface pattern recognition receptor that helps the immune response to Phytophthora infestans, the pathogen that caused the Great Irish Famine of 1840। तो पेरू नाम का एक प्लांट है जिसने जो इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है, और उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है जो ग्रेट आयरिश फेमिन 1840 में फैला था उसके अगेंस्ट। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है पेरू, इसके बारे में आप गो थ्रू कर सकते हैं, हो सकता है प्री में पूछा जाए, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद ये FAQ में आर्टिकल जो आप देख रहे हैं आपके लिए होमवर्क भी है। ये दोनों आर्टिकल चंद्रयान 3 पे हैं। मिशन क्या अभी तक क्या हुआ, आगे इसरो का प्लान क्या है, और अभी तक की क्या जो टाइमलाइन थी वो क्या रही, इसके वो पूरी स्टडी हम आगे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट मी बैक, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। और चंद्रयान 3 साइंस और टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस पूरे साल के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो जो सारे जितने भी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, PSLV, SSLV, JAX है, ल्यूपेक्स, सारे जितने टर्म्स इस आर्टिकल में आए हैं, सो आप गो थ्रू करें, नोट्स बनाएं। एंड इफ यू वांट मी डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज कमेंट मी बैक। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज, नॉट डेली साइंस डिस्कशन, संडे का संडे। इफ यू लाइक इट गिव मी अ बिग थम्स अप, और चंद्रयान 3 के FAQ डिस्कशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तब तक तैयारी करते रहिए। और इफ यू नीड एनी फर्दर हेल्प, कमेंट मी बैक। थैंक यू।